नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो परीक्षा के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी का ये 8वां सेट है। जीएस 10 कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। टोटल इस टेस्ट में जो है 50 प्रश्न समाहित किए जाएंगे। 50 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में किया जाता है। संक्षेपण अर्थात क्या हुआ, अपने शब्दों में उसे न कम शब्दों में समाहित करके लिखना को संक्षेपण कहा जाता है। तो यह टोटल कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। आप लोग याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ ऐसे यहाँ से लिखना शुरू हुआ है, इतना बड़ा पैराग्राफ बन रहा है, फिर जो है इतना बड़ा बना, फिर 3 पैराग्राफ हुए, तो इसको टोटल समाहित करने के लिए ना मात्र एक पैराग्राफ में आप पूरे कथनांश को लिख दीजिए, 1/3 पार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसकी ना अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो हिंदी का पहला महाकाव्य क्या था, वो था पृथ्वीराज रासो। महत्वपूर्ण है, आदिकाल की रचना है, आप याद रखिए। अच्छा, इसके रचयिता कौन है, रचयिता चंद्र बरदाई के द्वारा ये रचित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, किन शब्दों में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे प्रश्न सीधा तुरंत लगा दीजिए, गण आप लिखिए सभी जगह। आप देखिए क्या बन रहा है, देवी गण होगा क्या, नहीं, देवी गण नहीं होता। अगर बहुवचन बनाना है तो देवी के सामने क्या, देवियाँ लगाया जाता है, गण की जगह यहाँ लगेगा। और बाकी देखिए भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, ये सब सही मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बना है। ज्ञ किससे किससे मिलके बना है। तो ज्ञ का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, ज प्लस त्र मिलके जो है बना हुआ है। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, कुछ और संयुक्त व्यंजन है, उन्हें भी देख लीजिए। एक है छत और उसके बाद त्र और ज्ञ तो देखे ही हम लोग, और एक स्र होता है। तो छक कैसे बना है, क में ये खटकोड़ वाला स जोड़ने के बाद बनता है छक। और अगर त्र की बात की जाए तो त में र जोड़ दिया जाता है, त्र बन जाता है। जबकि स्र की बात अगर की जाए तो इसमें क्या होगा, तो इसमें स को जो है, बड़े स को इसमें र जोड़ने के बाद स्र बनता है। तो ये रहे संयुक्त व्यंजन, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या कहे जाएंगे, तो वो क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन होंगे। ऊपर वाला देखा आप लोगों ने, ऊपर वाला संयुक्त व्यंजन ही था। इसमें क्या हो रहा था, दो व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं, उसी का नीचे डेफिनेशन पूछ लिया गया। नेक्स्ट है, भगानी। भगानी का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए भगानी कोई शब्द नहीं होता, बल्कि भगिनी होता है। क्या होता है, भगिनी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, भगिनी का अर्थ क्या होता है, बहिन, बहन होता है, बहिन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। पहला है आशीर्वाद। आशीर्वाद सही लिखा गया है, जी नहीं, गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद लिखा जाएगा ऐसे, देखिए आशीर्वाद, व के पहले रहा है इसलिए र जो है व पे लगेगा। अगला है आजीविका। आजीविका सही लिखा गया है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है अध्ययन। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, सामान्य अध्ययन की बहुत पुस्तकें आप लोग रखे होंगे, अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता, अध्ययन। 2 बार यह पूरा होता है। और ऊनी भी गलत है, ऊ में छोटा ऊ बड़ा होगा, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ होगा, यह होगा। तो सही जो हम लोगों का जो बन रहा है वो क्या है, शुद्ध शब्द आजीविका है। चलिए नेक्स्ट है महोर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये सही लिखा गया है, महा प्लस उर्मी। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। व्यंजन संधि में कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिखा है, रसायन। रसायन कैसे बनेगा,
रस प्लस अयन, अयन बनेगा। स में ए जुड़ने के बाद आ की मात्रा बन जाती है, फिर क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। तो आ की मात्रा जहाँ मतलब बड़ी आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, बड़े मात्रा आएंगी तो कौन सी संधि कही जाएगी, तो ये तुरंत क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है, किसमें, गौशाला में। गौशाला का विग्रह कीजिए, क्या होगा, गौ के लिए शाला, क्या होगा, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला अर्थात क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन। कमल नयन को विग्रह कीजिए, क्या होगा, कमल के समान नयन हो जिसका, कमल के समान नयन हो जिसका अर्थात किसकी बात की जा रही है, भगवान राम की या भगवान विष्णु की, विष्णु की बात की जा रही है। तो जब भी किसी भगवान की उपमा दे के बात की जाए तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग अधिकारी में लगा है। उपसर्ग कहाँ लगेगा, शब्द के पहले लगेगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा, तो इसमें जो है अधि उपसर्ग लगेगा, अधि। अच्छा, अधि प्रयोग, अधि का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, श्रेष्ठ होगा। इसके और भी शब्द जो हैं अधिकरण, अधिराज ऐसे बनाए जाते हैं अधि उपसर्ग से। चलिए नेक्स्ट है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, बद उपसर्ग किस भाषा का है, बद उपसर्ग जो है किस भाषा का है। बद उपसर्ग जो है यहाँ दिया है, कौन कौन से शब्द बनेंगे आप सोचिए, बदमाश, बदमाश, बदनाम, बदनाम हुआ, फिर बदबू हुआ, बदबू हुआ, तो ये सब शब्द बनते हैं बद उपसर्ग से बुरे अर्थों वाले। और यह कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो है उपसर्ग यह उर्दू और फारसी से मिलके बना हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है रसोइया में प्रत्यय है, प्रत्यय अर्थात पीछे, तो रसोइया में जो है इयाँ प्रत्यय लगाया गया है, सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम अर्थात संस्कृत के सीधे शब्द कौन से हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए कहाँ क्या लिखा गया है, कारण, कारण जो है यह तत्सम है। अच्छा, इसको पहचानने के लिए आप देखिए जो ड का प्रयोग हुआ है ना, ये अगर तद्भव होता ना, तद्भव में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे न में ये परिवर्तित हो जाता, कारण हो जाता ड की जगह। ड का प्रयोग आप अगर देख रहे हैं ना, तो सोचिए ये पहले की यूज होता था, आजकल के ज़माने में तो अब तो पूरी तरह बंद हो गया। लोहा, लोहा जो है ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, लौह, लौह से टूट के लोहा बना है। बंदर जो है यह भी गलत है, वानर होता है, वानर, वानर सेना आप सुने थे ना, रामायण वगैरह में सुनेंगे। दूध जो है, दूध का दुग्ध होता है, हम लोग कई बार देख चुके हैं, दुग्ध होता है, तत्सम। चलिए नेक्स्ट है गृध्र, शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, गृध्र मतलब क्या होगा, गिद्ध होता है, गिद्ध। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, देखिए डी। चलिए नेक्स्ट है देवर, देवर तत्सम शब्द है, देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर, द्विवर, सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है वार्तिका, वार्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब तद्भव पूछा गया, देखिए जो बत्ती होती है, बत्ती, वह वार्तिका का तद्भव रूप होता है, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें से 3 तद्भव हैं, एक तत्सम दिया है, कौन सा है, तो इसमें देखिए पहला क्या है, दुआर, दुआर जो है ना ये टोटल तद्भव है। अच्छा, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, द्वार होता है, द्वार। और उसके बाद गिरिस्ती, गिरिस्ती क्या होता है, गिरिस्ती नहीं होता, गृहस्थी होता है। ये तद्भव शब्द है, टूट चुका है, कई जगह बोला गया है, लेकिन सही जो तत्सम शब्द है वो है गृहस्थी। और उसके बाद पाँव, पाँव को क्या बोला जाता है तत्सम में, पाँव को तत्सम में पाद बोला जाता है, पाद। और सायं जो है, सायं सही है, सायं ही तत्सम शब्द है, यह तद्भव नहीं है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तद्भव देखेंगे ये तत्सम है तो वो क्या होगा, साम होगा, साम। नेक्स्ट है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो देखिए
गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, यह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो ना, तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो यही प्रयोग हुआ है, क्योंकि सिर्फ गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, किसी और को नहीं, सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत बात कर दी गई। तो यहाँ से क्या हुआ, गांधी तो जातिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन जो है व्यक्तिगत राष्ट्रपिता जब कही गई तो वो व्यक्तिगत हो गई, तो जातिवाचक से व्यक्तिगत बदल दिया गया। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाव किसमें निहित है? मित्रता में निहित है। मित्रता होगी तभी तो भाव होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण जो है यह किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक किसकी विशेषता बताएगा? गाय की? नहीं, गाय की नहीं बता रहा है, ये दूध की बता रहा है। दूध अधिक देती है, न कि गाय अधिक देती है। गाय नहीं देती, दूध देती है अधिक। अधिक क्या है? दूध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया पहले ही हमने बताया आपको क्या होता है, इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता पर। जो करेगा उसी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखिए, काटना, तो काटेंगे तो ये तो दूसरी वस्तुओं पे भी प्रभाव पड़ेगा। बोना दूसरी वस्तुएं, धोना भी दूसरी वस्तुएं। रोएंगे तो खुद पर ही प्रभाव पड़ेगा। रोएंगे, रोना हुआ, सोना हुआ, खेलना हुआ, यह सब अकर्मक क्रिया में आएगी, क्योंकि सीधा प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा प्रभाव। चलिए नेक्स्ट है, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए, इस शब्द में जो अव्यय है ना, वो वहाँ है। वहाँ शब्द में अव्यय का प्रयोग हुआ है। अच्छा, कौन सा अव्यय है? तो यह क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा? क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं। तो देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय वैसे अव्यय होते हैं जो संज्ञा की विशेषता न बताकर, ये विशेषता नहीं बताते, बल्कि उसकी जगह क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होगा? अथवा, अर्थात, अतएव, ये सब क्या कर रहे हैं? ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। ये विशेषता किसी की नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे आजन्मा, आजन्मा जो है यह विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है आविर्भाव। अच्छा, आविर्भाव का जो है अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ जो है वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न। तो इसका जो पर्यायवाची बनेगा क्या बनेगा? उद्भव, उद्भव बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, परिवार का पर्यायवाची। तो देखिए, परिवार का पर्यायवाची क्या होता है? कुटुंब, कुटुंब होगा। कुटुंब होगा, चाहे आप कहीं देखें कुनबा, या तो आपको पता होगा खानदान। खानदान भी परिवार का पर्यायवाची होता है। जबकि यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह, भवन और अंगार। ये सब किसके हैं? घर के। चलिए नेक्स्ट है, अनुसांगिक। अनुसांगिक का विलोम क्या है? अनुसांगिक, निरनुसांगिक। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, सीमा ने कल कौन सा काम नहीं किया था? इस वाक्य में के लिए सही निपात का चयन कीजिए। अर्थात ये जो हम लोगों का स्पेस दिया है इसमें क्या आएगा? यहाँ देखिए शब्द निपात दिया गया है। निपात का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ के लिए ना अधिक भार अगर दिया जाए किसी शब्द के लिए तो वो होता है निपात, अधिक भार। तो अधिक भार यहाँ पे कौन सा शब्द दे दिया जाएगा अधिक भार बन जाए? तो सीमा ने कल भी, सीमा ने कल भी काम नहीं किया। तो अगर आप यहाँ सोचिए भी लगाएंगे तो ज़्यादा भार हो गया कि पहले भी नहीं की हैं और कल भी नहीं की हैं। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, माता जी को क्या आशीर्वाद? गलत है। शुभांशा, यह भी गलत है। प्रणाम, माता जी को हमेशा क्या किया जाता है? प्रणाम। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अच्छा, आशीर्वाद किसको दिया जाता है? छोटों को, अपने से छोटों को। शुभाकांक्षा जो है यह समकक्ष, समकक्ष जो मतलब हम लोगों के समान ही रहें, हम उम्र में डिफरेंस नहीं है, बहुत आगे पीछे हैं, मित्र यार हैं, तो शुभाकांक्षा देंगे।
और स्नेह, स्नेह आप लोग याद रखिए, जब कुछ ना समझ में आए ना स्नेह लगा दीजिए। स्नेह से क्या होगा, ये आप छोटे बड़े सबको समकक्ष भी और बड़ों को भी दिया जाता है, तो सबके लिए प्रयोग होता है स्नेह। तो यहाँ जो हम लोगों का सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, प्रणाम। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, आकाश को चूमने वाला क्या हुआ, आकाश चुंबी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ दिया है आकाशदीप। आकाशदीप क्या होता है, जहाज जो नहीं उड़ते, जहाज़ों को रात्रि को मार्ग दिखाने के लिए प्रयोग होता है आकाशदीप। चलिए नेक्स्ट है, मुहावरे दिए गए हैं। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना। नेक्स्ट है बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ अर्थात क्या हुआ, कमज़ोर व्यक्ति नहीं, साहसी व्यक्ति नहीं, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट है सावन हरे न भादो सूखे। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, सावन हरे न भादो सूखे। सावन में हरा और भादों में सूखा नहीं, यह क्या होगा, सदा एक सी दशा। चलिए नेक्स्ट है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। देखिए इस शब्द में क्या हुआ, एक ही उद्देश्य है और एक ही मुख्य क्रिया है और कहीं पे कोई जोड़ नहीं है, तो क्या होगा, सरल वाक्य, न संयुक्त मिश्र वाक्य नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। तो आज्ञार्थक कौन सा है, अभिषेक पुस्तक लाओ, यह आज्ञार्थक है। चलिए नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा शुद्ध है उसे पहचानना है। ए है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है, तो यह सही है, पूरी तरह से सही है, यही वाक्य शुद्ध था। और अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ है वह हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, अच्छा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है मेरे वतन का वेतन का जो है अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, तो वेतन का अधिकांश कांश में ही तो भाग छिपा है, अधिक अंश, तो भाग की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, करना गलत है, करना नहीं होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो सही जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट है उससे जो है बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, उससे बैठा नहीं जाता, तो यह क्या है, यह एक भाववाच्य है, भाववाच्य। नेक्स्ट वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संबंध अर्थात करण कारक। नेक्स्ट है अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है, में, पर, ये सब क्या है, अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो पहिया है, पहिया शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी जो हैं वो स्त्रीलिंग है, लिखावट और पखावज और मझधार ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। यह इस समय किस लिंग में है, यह स्त्रीलिंग में है, किसमें, स्त्रीलिंग में, तो इसको क्या करना है, पुल्लिंग में बदलना है, क्या होगा, एकाकी, एकाकी, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए हो सकता है वह आया हो, वाक्य क्या है, तो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान। क्यों, क्योंकि देखिए संभाव्य वर्तमान में क्या होता है कि वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना प्रतीत होती है, तो हो सकता है वो आया हो, तो संभावना है वो आया है, तो ये संभाव्य वर्तमान होगा। नेक्स्ट है गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण की किस भेद के अंतर्गत आएगा, थोड़ा किस में आएगा, तो थोड़ा किसके लिए प्रयोग हुआ है, दूध के लिए। दूध जो है माप तौल की इकाई है, तो परिमाणवाचक में आएगा। अच्छा परिमाण में कौन सा आएगा, अनिश्चित परिमाण, थोड़ा है, थोड़ा में कुछ पता नहीं है कि वो कितना होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, देखिए उच्चारण की दृष्टि से आप बोलिए पूजनीय, पूजनीय, सब जगह बड़ी मात्रा लगेगी, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है,
तो हिंदी का मानक रूप किससे हुआ है? खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, किस भाषा को प्रारंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो पिंगल किसे कहा जाता था? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को पहले ना पिंगल कहा जाता था। नेक्स्ट है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अर्थात क्या हुआ? संशोधन, संशोधन हुआ। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए यह क्या है ना, अंग्रेजी की एक लोकोक्ति है। इसका अनुवाद क्या होगा? तो दूर के ढोल सुहावने लगे, यही होगा इसका हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट है, ड्राइनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है डूबते को तिनका का सहारा। सही जो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।